नेक्स्ट वीडियो आपका है जो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला का ये एक वीडियो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर वार्षिक परीक्षा 2024 के जो हैं 12th ज्योग्राफी मोस्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज है। और ये जो वीडियो है वो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप जो है यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं जियोग्राफिकल 23 या फिर जियो राजीव सर जियोग्राफी वाले जो हैं आप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 आपका है जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप इसके अंदर आपका ये टॉपिक है। और आइए शुरुआत करते हैं। मैं राजीव कुमार स्वामी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफिकल फैक्ट 23 में। और पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो आपको बताना है कि जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। तृतीय व्यवसाय इसमें क्या है तो बताइए। पहला आपका है खेती, बुनाई, आखेट और व्यापार। 4 ये ऑप्शन है तो इन 4 ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें जो है स्टूडेंट राइट ऑप्शन आपका है वो है से व्यापार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप का भाग है। जबकि अगर अपन बात करें खेती, बुनाई, सॉरी खेती खेती की अगर अपन बात करें तो खेती आपका जो है खेती और अखेट ये दोनों प्राथमिक व्यवसाय हैं। फर्स्ट जो क्रियाकलाप है उससे हैं। बुनाई की अगर अपन बात करें तो ये आपका द्वितीयक का है। ठीक है, तो ये द्वितीयक व्यवसाय है और ये प्राथमिक व्यवसाय है। और तीसरा जो आपका सह है वो आपका क्या है, तृतीयक व्यवसाय है। ठीक है, तो ये आपका तृतीयक व्यवसाय क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सा पंचम क्रियाकलाप है। तो निम्न में से जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें पांचवा व्यवसाय कौन सा है। तो आपको बताना है मौद्रिक बैंकिंग है, बीमा है, अंचल संपदा है और विशेषज्ञ हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो राइट आंसर है देखो जो है मौद्रिक बैंकिंग है तो ये भी नहीं है, बीमा है ये भी नहीं है, अचल संपदा है ये भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका है द विशेषज्ञ। विशेषज्ञ जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, पंचम व्यवसाय में आते हैं। आपको ध्यान में रखना होगा कि तृतीय को चतुर्थ और पंचम व्यवसाय हैं वो लगभग तीनों बहुत ज़्यादा समानता रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको इसको देखना होगा क्योंकि इसमें गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो तीनों व्यवसाय हैं आपके, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो व्यवसाय हैं वो व्यवसाय जो हैं काफ़ी ज़्यादा समानता रखते हैं। विशेष करके अगर अपन बात करें तो चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय के अंदर बहुत ही कम बारीकियां हैं अंतर के लिए। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देकर जो है ये आंसर देने होंगे कि चतुर्थ और पंचम व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से एकदम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग कितने प्रतिशत कर्मी सेवा में संलग्न हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि अमेरिका के कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो तृतीयक व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो तृतीयक व्यवसाय, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग कितने प्रतिशत कर्मी जो है सेवा सेक्टर में, तो सेवा सेक्टर मान लो या तृतीयक व्यवसाय मान लो। ठीक है, तो तृतीयक व्यवसाय बोल सकते हो आप, चाहे सेवा सेक्टर बोल दो। तो कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों को कमेंट में करना है। मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा। तो ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो है राइट आंसर इन चारों में से 55%, 65%, 75 और 85% में से राइट क्या है। तो ये आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और जो भी अगर आपके कोई वीडियो में समस्या हो कोई क्वेश्चंस को लेकर तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का समाधान ज़रूर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है सूचना का संग्रहण किस क्षेत्र का क्रियाकलाप है। तो सूचनाओं का जो संग्रहण है वो कौन से क्रियाकलाप में आता है। ठीक है, तो सूचनाओं का संग्रहण जो है आपके कौन से क्रियाकलाप में रहेगा बताइए। द्वितीयक व्यवसाय का है या तृतीयक का है या चतुर्थ का है या पंचम का है। तो सूचनाओं का संग्रहण कौन से व्यवसाय में होता है।
तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो मैं बताऊंगी इसका राइट आंसर है वो है चतुर्थक व्यवसाय। तो चतुर्थ व्यवसाय में सूचनाओं का संग्रहण है वो किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, मोस्ट है ये। ठीक है, मोस्ट। स्वर्ण कोलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो स्वर्ण कोलर जो है जिसे हम जो कहते हैं, ठीक है, काम करने वाले लोगों को स्वर्ण कोलर कहा जाता है। तो कौन से व्यवसाय के अंतर्गत होता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय के अंतर्गत, पंचम के अंतर्गत या चतुर्थ के अंतर्गत। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा, स्वर्ण कोलर कौन से व्यवसाय में होते हैं। तो पंचम क्षेत्र में होते हैं या पंचम व्यवसाय में होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है पंचम व्यवसाय। ठीक है, या पंचम क्षेत्र। देखो यहाँ क्षेत्र की जगह व्यवसाय भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शंस में है वो क्या आते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण कोलर किसे कहा जाएगा, स्वर्ण कोलर कहा जाएगा पंचम व्यवसाय में जो कार्यशील होते हैं उनको स्वर्ण कोलर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाता है तो कहलाता है। तो अगर तो क्या कहलाया जाएगा बताइए। ठीक है, ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, सांस्कृतिक पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, चिकित्सक पर्यटन या शैक्षणिक पर्यटन। ठीक है, यानी जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है चिकित्सा पर्यटन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चिकित्सा पर्यटन कहलाया जाएगा जब चिकित्सा उपचार को जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के साथ, व्यापार नहीं है, पर्यटन के साथ अगर उसको शामिल कर दिया जाए तो वो चिकित्सक पर्यटन कहलाता है। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है कहलाती है। ठीक है, तो प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को आपस में जोड़ती है क्या कहलाती है, भोजक कहते हैं या जल तंत्र कहते हैं या योजक तंत्र या योजक कहते हैं या जल संधि कहते हैं। बताइए कौन सा होगा, भोजक, जल तंत्र, योजक या संधि स्थल। तो क्या कहलाएगा, राइट आंसर आपका है योजक। योजक कहलाता है दो नोडों को आपस में जब दो नोड आपस में जुड़ते हैं तो उसे योजक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण, ये भी मोस्ट है, इसको आप अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है, जो है मोस्ट क्वेश्चन है, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। तो फुटकर व्यापार किसे कहते हैं, व्यापारिक क्रियाकलाप जो कि उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं फुटकर व्यापार कहलाता है। ठीक है, यानी व्यापार जो ऐसी व्यापारिक क्रियाएं जो उपभोक्ताओं को डायरेक्ट जो है वस्तु बेचते हैं, ठीक है, सीधा वस्तु बेचते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। ठीक है, फेरी, रेहड़ी, ट्रक, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीन तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये उनके जो हैं उदाहरण हैं जिन जो हैं मतलब किस में आते हैं, आपके फुटकर व्यापार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये है, विकासशील देशों में अंक के विभाजन को कम करने हेतु एक सुझाव दीजिए। तो जो विकासशील देश हैं उनके अंदर अंक के विभाजन बहुत ज़्यादा है, तो अंक के विभाजन को कम करने के लिए कोई सुझाव, तो सुझाव ये होगा कि महानगरों के समीप जो ग्रामीण क्षेत्र में सूचना और प्रौद्योगिकी को पहुंच को बढ़ाया जाए। यानी क्या होगा कि जो महानगरों के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं तो उनमें सूचना और प्रौद्योगिकी जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, वो बढ़ावा अगर मिलेगा तो अंक के विभाजन है वो अपने आप कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 10 नंबर का, व्यापार से क्या अभिप्राय है। तो व्यापार से क्या अभिप्राय है, व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। ठीक है, आप इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि व्यापार वस्तुतः वस्तुओं उत्पादित वस्तुओं के क्रय और विक्रय को व्यापार कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे जो स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है वो परिभाषा भी आप व्यापार की दे सकते हैं। दोनों ही आपकी सही है, गलत कोई भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो उत्पादित मदों, तो उत्पादित मदों के स्थान पर आप वस्तु शब्द का उपयोग कर सकते हैं, वस्तु।
ठीक है। तो वस्तु शब्द का उपयोग भी आप कर सकते हैं। देखो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, व्यापार वस्तु तो अन्यत्र उत्पादित वस्तुओं का क्रय और विक्रय है, ठीक है। और चाहे तो आप ऐसे भी दे सकते हो, तो दोनों ही आपकी जो परिभाषाएं हैं वो क्या होंगी, सही होंगी। जैसे आप चाहें वैसे इसका जो है वो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्यापारिक केंद्रों को दो प्रकार बताएं। तो व्यापारिक केंद्रों के दो जो हैं, ये एक जो है यहाँ पर गलत है, मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, इसलिए मुझसे भी जो है गलती हो गई है। तो यह है व्यापारिक केंद्रों के दो प्रकार बताएं। तो व्यापारिक केंद्र है, उनके दो प्रकार आपको बताने हैं, ठीक है। तो व्यापारिक केंद्रों के दो प्रकार होंगे, पहला है ग्रामीण विपणन केंद्र, दूसरा है नगरीय विपणन केंद्र, ठीक है। तो ये आपके दो हैं, याद रखना है। जो व्यापारिक केंद्र होते हैं उनके दो प्रकार क्या होते हैं, एक ग्रामीण विपणन केंद्र होता है और एक नगरीय विपणन केंद्र होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। इसका जो आंसर, ये जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार है, व्यापारिक केंद्रों के दो प्रकार बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यापार के दो प्रकार बताएं। तो व्यापार के दो प्रकार कौन से होते हैं, पहला आपका होता है फुटकर व्यापार, दूसरा होता है आपका थोक व्यापार, ठीक है। तो ये आपके हैं। तो पहले केंद्रों की बात हुई है, तो केंद्र भी दो हैं और प्रकार भी दो हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, समकाल रेखाओं से क्या अभिप्राय है। तो जो समकाल या समकाल रेखाएं होती हैं उनसे क्या जो अभिप्राय यानी क्या अर्थ होता है। तो ये क्या होता है, मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समकाल रेखा कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो मानचित्र होता है, चाहे वो विश्व का हो, चाहे भारत का, राजस्थान का, किसी का भी हो, मानचित्र होता है, ठीक है। तो उस मानचित्र पर ऐसे समय को दर्शाती हैं जो समान समय पर होते हैं, है ना। तो समान समय पर जो पहुंच वाले जो स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा है वो समकाल रेखा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पर्यटन से क्या अभिप्राय है। तो पर्यटन से क्या अभिप्राय है आपका, तो वो बताइए। पर्यटन एक यात्रा है जो कि व्यापार की अपेक्षा आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। तो ठीक है, तो पर्यटन की जो परिभाषा है वो आपको याद रखनी है कि पर्यटन जो होता है वो एक प्रकार की यात्रा होती है जो कि व्यापार की अपेक्षा आमोद प्रमोद के लिए की जाती है, यानी मनोरंजन के लिए की जाती है। तो वो उसे जो है पर्यटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मोस्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। चिकित्सक पर्यटन किसे कहा जाता है। तो चिकित्सक पर्यटन है वो किसे कहा जाता है। तो चिकित्सक पर्यटन है वो किसे कहा जाएगा, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सक पर्यटन कहा जाता है। तो ये अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसकी, एक बार फिर से आप देख लो कि जब चिकित्सा उपचार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जो गतिविधि है उससे संबंधित कर दिया जाता है तो उनका संबंध जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण उस संबंध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के साथ जो संबंध होता है उस संबंध की वजह से उसे जो है चिकित्सक पर्यटन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, परिवहन दूरी को किस प्रकार मापा जाता है। तो परिवहन दूरी जो है उसको किस प्रकार मापा जाता है, तो वो देखिए, परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी, समय दूरी तथा लागत दूरी के रूप में मापा जाता है। तो परिवहन दूरी है इसको जो है या तो किलोमीटर दूरी के हिसाब से मापा जाता है, या समय दूरी के हिसाब से मापा जाता है, या लागत दूरी के हिसाब से मापा जाता है, ठीक है। तो ये जो है डिपेंड करता है परिवहन के ऊपर कि वो किस प्रकार से जो है ये चार्ज है वो करता है। तो ये तीनों ही प्रकार होते हैं जिससे परिवहन जो है उसकी दूरी को मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाह्य स्रोतन को स्पष्ट कीजिए। तो बाह्य स्रोतन है वो क्या होता है, तो वो देखिए, बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को कार्य सौंपा जाता है। यानी जो बाह्य स्रोतन होता है वो क्या होता है, ठेका देना होता है, ठीक है। नॉर्मली भाषा में अपन इसके क्या कहते सकते हैं, ठेका देना होता है। और इस ठेके देने में दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए ये ठेका है वो दिया जाता है। और कोई बाहरी
जो अभिकरण है वो इस कार्य को संपन्न करता है। तो उसे बाह्य स्रोतन कहते हैं। बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर भी स्थानांतरित किए जा सकते हैं। और ये बाह्य स्रोतन जो होता है, इसमें जो काम है वो समुद्र पार भी हो सकता है, यानी एक देश से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ठेके देने के काम जो है वो किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें, पहले 17 नंबर की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो आपका है मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट है ये, इसको आपको याद करना है। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान देना है। देखो, जिनके ऊपर मैं जो है मोस्ट लिख रहा हूँ या आपको मोस्ट बता रहा हूँ, तो उनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा विशेष तौर से देखेंगे। बाकी की देखने सभी हैं, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस जो है वो ज़्यादा करना है। तो 18 के अपन शुरू करते हैं। 18 का जो है आपका वो है अपवर्तन से क्या अभिप्राय है। जब अपवर्तन क्या होता है, जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तब उसे अपवर्तन यानी ऑफ शेयरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अपवर्तन है कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाह्य स्रोतन के जो कार्य होते हैं उनको जब समुद्र पार के स्थानों पर जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उसे ही अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, या इसको ऑफ शेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ऑफ शेयरिंग होती है वो होती है कहाँ, बाहर होती है। ठीक है, बाहरी देशों में होती है। ऑफ शेयरिंग जो है वो बाहर के देशों में होती है। और एक होता है होम शेयरिंग। ठीक है, होम शेयरिंग। ठीक है, होम शेयरिंग जो है वो आपको याद रखनी है, ये जो है देश के अंदर होता है। यानी जब देश के अंदर हो तब उसे अपन होम शेयरिंग कहेंगे, और जब देश के बाहर हो, ठीक है, कोई काम जो है वो देश के बाहर हो रहा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऑफ शेयरिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अर्थात बाह्य स्रोतन में कार्य को समुद्र पार के स्थानों को सौंपना अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अपवर्तन जो होता है वो जो है बाह्य स्रोतन ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, समुद्र पार होता है। ठीक है, समुद्र पार के स्थानों के में जो है उसको स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे जो है अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, थोक व्यापार की कोई दो विशेषताएं बताएं। तो थोक व्यापार की आपको दो विशेषताएं बतानी है। ठीक है, थोक व्यापार की दो विशेषताएं कौन सी होंगी वो देखते हैं। थोक व्यापार की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। तो कुछ जो हैं वो निम्न प्रकार से जो हैं वो आपकी हैं इसमें। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि क्या है ये। तो पहली आपकी है, थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी कि थोक व्यापार जो होता है वो इसके अंदर अनेक सौदागर, बिचौलिया या पूर्तिगरों द्वारा ये होता है। ठीक है, इसमें जो है फुटकर भंडारों का कोई भी महत्व नहीं होता है। ठीक है, और ये एक थोक व्यापार की परिभाषा भी है। ठीक है, दूसरा है, थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर जो विक्रेता होता है उनकी ही पूंजी पर अपना कार्य का संचालन करते हैं। तो ये आपका रहेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों को अगर आप पॉइंट हटाकर अगर मिला दोगे तो थोक व्यापार किसे कहते हैं, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हो, और ये विशेषता भी हो गई है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, थोक व्यापार की विशेषता और इसका जो थोक व्यापार किसे कहते हैं, इन दोनों का आंसर क्या है, सेम ही है। और ये जो क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हो जाता है आपका। तो आप इसको भी देखोगे अच्छे से और रीड करोगे, तो ये भी क्या है, मोस्ट है। ठीक है, तो याद रखना है थोक व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोक व्यापार सेवाओं से क्या अभिप्राय है।
ठीक है, तो थोक व्यापारी जो सेवाएं हैं उनसे क्या अभिप्राय है, तो ये अपन ने पिछले वाले क्वेश्चंस में पढ़ाया था, उसकी विशेषताएं, तो लगभग वही विशेषता यहाँ पर भी रहेंगी। और कुछ जो शब्द जो है नए हैं जो हैं जोड़े गए हैं इसके अंदर, तो वो आप देख लें क्या होता है। थोक व्यापार सेवा। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्तिगरों के द्वारा होता है। इन इसके गठन में फुटकर भंडारों की भूमिका कम होती है। तो थोक व्यापार जो है वो बिचौलियों द्वारा, सौदागरों द्वारा और पूर्तिगरों द्वारा जो है वो किया जाता है, और इसके गठन यानी इसके निर्माण में जो है फुटकर भंडारों की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विक्रेताओं से सीधी खरीद करते हैं, सॉरी विनिर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े जो है श्रृंखला भंडार होते हैं, और कुछ जो बड़े भंडार जो होते हैं वो सीधा विनिर्माताओं से यानी कंपनियों से डायरेक्ट माल खरीदते हैं और फिर उनको बेचते हैं। फिर बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलियों स्रोत से जो है पूर्ति लेते हैं, और उसके बाद में जो बहुत सारे आपके जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो फुटकर व्यापारी इन बिचौलियों से यानी जो थोक विक्रेता होते हैं उनसे सामान खरीदते हैं और इस सामान की जो है वो पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, और थोक विक्रेता होते हैं वो फुटकर जो व्यापारी होते हैं उन व्यापारियों को पराय कर जो है उधार ही देते हैं। और यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करता है। तो जो जो विक्रेता है वो उधार देता है, और फुटकर व्यापारी जो है वो लगभग उसी के पैसों पर अपना जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो उस क्यों बढ़ाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, तो जो बड़े थोक व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर को जो है सामान उधार में दे देते हैं। ठीक है, यानी इस हिसाब से देते हैं कि भाई जैसे एक किस्तों के हिसाब से रखते हैं। जैसे मान लो आप सामान लेने हैं, उधार दे दिया, फिर दोबारा जब सामान लेने आओगे तो पीछे वाले के पैसे देने होंगे, और नया सामान है वो आपको फिर से उधार में मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो पैसे होते हैं वो थोक विक्रेता के होते हैं, फुटकर व्यापारियों के नहीं होते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो हर उद्योग के साथ या हर व्यापार के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा अमूमन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी मोस्ट है, इसको आप अच्छे से देखोगे। ठीक है, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, जो मोस्ट क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ आपको, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21 का, इसमें है अंक के विभाजन क्या है, ये भी मोस्ट है। ठीक है, जो मोस्ट हैं वो उनको आपको विशेष देखना है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो अंक के विभाजन क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। ठीक है, तो जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है इसके ऊपर आधारित जो विकास की अगर अपन बात करें, तो ये विकास जो है वो पूरे ग्लोब पर अगर इसका वितरण हम देखें तो ये एक समान नहीं है, क्योंकि इसमें भिन्नता देखने को मिलती है। क्योंकि हर एक देश जो है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में एक समान विकसित नहीं है, और जो गरीब राष्ट्र हैं उनके पास ऐसी जो तकनीकी है उसका काफ़ी ज़्यादा अभाव देखने को मिलता है। इसी कारण ग्लोब के ऊपर जो है ये समान वितरित नहीं हो पाया है। ठीक है, आगे और देखते हैं। विकसित देश इस दशा में आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। इस प्रकार दोनों देश प्रकार के देशों में इस विभाजन को ही अंक के विभाजन कहा जाता है। तो जो विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं, विकसित देश और विकासशील देशों की अगर अपन बात करें, तो जो ये विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं इनके बीच में अंतर पाया जाता है। कौन सा अंतर पाया जाता है या कौन सा जो है विभाजन पाया जाता है या पिछड़ापन पाया जाता है, तो वो है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से
ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी में अंतर पाया जाता है। विकसित देशों में ये सूचना प्रौद्योगिकी उन्नत अवस्था में, जबकि विकासशील देशों में ये उन्नत अवस्था में नहीं है। ठीक है। तो इनके बीच में विभाजन हो गया, और यही विभाजन जो आपका है वो क्या कहलाएगा, अंकीय विभाजन कहलाएगा। ठीक है। तो अंकीय विभाजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या 22 है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, 24 ध्यान में नहीं रहा, गलती से बोल दिया है, तो आप जो इस पर ध्यान ना दें। चतुर्थ सेवा का वर्णन कीजिए। जो चतुर्थक सेवाएं हैं उनका वर्णन आपको करना है। ठीक है। तो क्या वर्णन होता है इसका, क्या ये होती हैं, यानी इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्या होती हैं, चतुर्थक सेवाएं ज्ञान आधारित सेवाएं हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले याद रखनी है कि जो चतुर्थ सेवाएं हैं, ठीक है, वो ज्ञान आधारित हैं, यानी ये पूरी की पूरी ज्ञान पर आधारित हैं। अंततः अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित क्रियाकलाप। ठीक है। तो ये जो है अनुसंधान और विकास के ऊपर जो है केंद्रित है पूरी तरह। जो चतुर्थक जो क्रिया है वो अनुसंधान और विकास के ऊपर पूरी तरीके से जो है केंद्रित है, जो क्या करती हैं, विशिष्टीकृत ज्ञान। ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ और आपको ऐड हो जाती है। तो विशिष्टीकरण ज्ञान जो है उसकी वो रहेगा आपका तकनीकी दक्षता रहेगी तथा प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं। ठीक है। तो विशिष्टीकृत ज्ञान तकनीकी की दक्षता तथा प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं, चतुर्थक सेवा कार्य कहलाते हैं। ठीक है। यानी ऐसे कार्य जो बहुत ज़्यादा विशिष्टीकृत होते हैं। ठीक है। ऐसे कार्यों को क्या है, किस में रखा जाएगा, चतुर्थक व्यवसाय में रखा जाएगा। जहाँ देखो विशिष्टीकृत ज्ञान की बात हो, ठीक है, जहाँ पर तकनीकी की ज्ञान हो, ठीक है, जहाँ प्रशासनिक क्षमता का की बात हो, तो ये अगर ये तीनों ही चीज़ें जहाँ भी आपको देखने को मिले तो वो आपका कौन सा व्यवसाय हो जाएगा, चतुर्थक व्यवसाय हो जाएगा। ठीक है। तो ये मोस्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की विवेचना कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए जो विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी विवेचना करनी है, यानी उसके बारे में बताना है। तो देखिए क्या है, भारत में चिकित्सा प्रणाली प्रभावी एवं कम लागत वाली है। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत के अंदर जो चिकित्सा प्रणाली है वो क्या है, प्रभावी है। एक तो वो क्या है, प्रभावी है, दूसरा क्या है, कम लागत पर जो है इलाज जो है वो हो जाता है। इस प्रकार या इस कारण समुद्र पार वाले रोगी भारत में चिकित्सा सेवाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है। तो भारत के अंदर जो प्रभावी और कम लागत की जो चिकित्सक प्रणाली है, जिसके कारण जो समुद्र पार यानी बाहरी देशों से लोग जो हैं वो भारतीय चिकित्सक सेवा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है। क्योंकि देखो कम पैसे में अच्छा इलाज मिले तो कौन नहीं करवाना चाहेगा, सब करवाने चाहेंगे। ठीक है। और यही कारण है कि भारत के बाहर से जो लोग हैं वो भारत में इलाज करवाने आते हैं, और भारत में काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के जो टॉप हॉस्पिटल्स की बात करें तो उनके अंदर भारत के जो है हॉस्पिटल्स आते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, एग्जांपल मैं आपको दूं तो एशिया का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो भारत में ही स्थित है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मुंबई शहर में है भारत के। ठीक है। जिसका नाम अपोलो हॉस्पिटल है। वो भारत का निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एशिया महाद्वीप का भी। ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित एम्स हॉस्पिटल जो है वो भी एशिया के बड़े हॉस्पिटल में अपनी जो है पहचान रखता है, या अपना स्थान जो है वो रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। दूसरा, भारत जो है वो भाई भारत की ओर जो रोगी हैं आकर्षित हो रहे हैं, तो इसलिए भारत जो है चिकित्सक पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व में चिकित्सक पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभर रहा है। तो दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से भारत में रोगी बाहर से आ रहे हैं, तो उसके कारण भारत जो है विश्व का अग्रणीय देश बन गया है चिकित्सक पर्यटन में। यहाँ महानगरों में स्थित अस्पताल वर्तमान में विश्व स्तरीय उच्च सेवाएं
चिकित्सक सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो यहाँ के महानगरों के अंदर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इसके अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर जैसे जो बड़े बड़े महानगर हैं, इनके अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पर जो चिकित्सक सेवाएं मिल रही हैं वो विश्व स्तरीय हैं। ठीक है, और वो भी कम पैसे में, कम लागत में। तो ये चीज़ भी बहुत आकर्षित कर रही है लोगों को। ठीक है, तथा शोध एवं अनुसंधान का भी यहाँ तेज़ी से विकास हो रहा है। ठीक है, तो जिसका लाभ जो है वो भारतवासियों के साथ समुद्र पार वाले जो रोगी हैं वो भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर अनुसंधान हो रहा है। देखिए, जैसे अनुसंधान और शोध की बात करें, ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कहाँ हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कोविड जो 19 है उसकी सबसे पहली जो वैक्सीन है वो भारत द्वारा ही बनाई गई थी। तो ये अपने आप में जो क्या है, एक महत्वपूर्ण बात ये जो है यहाँ पर होती है, और भारत को एक जो है मेडिकल फील्ड में एक अच्छी पोजीशन पर जो है लेके जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये भारतवासियों को तो इसका लाभ मिल ही मिल रहा है। इसके अलावा जो समुद्र पार से जो रोगी आ रहे हैं उनको भी भारत के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन आपका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, मोस्ट है। अभी बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट क्वेश्चन है। जितने भी जो वीडियोस हैं उन वीडियोस में जो जो मोस्ट क्वेश्चन आपको बताएं उनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संचार तंत्रों पर टिप्पणी लिखें। तो निम्न जो है आपके दो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, रेडियो है और टेलीविज़न है, जिसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये भी दोनों जो हैं वो मोस्ट हैं, आपको इसको ज़रूर देखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं रेडियो के बारे में कि रेडियो जो है वो, तो रेडियो की अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो रेडियो संचार का जो है एक लोकप्रिय एवं आसानी से सुलभ होने वाला साधन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रेडियो जो है वो संचार का एक लोकप्रिय और आसानी से सुलभ होने वाला जो है वो साधन है। भारत में रेडियो का प्रसार वर्ष 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 में हुई थी। किसने की थी? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया। तो इसकी शुरुआत 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के नाम से हुई। 1936 में क्या किया, इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखें तो आकाशवाणी सूचना, ठीक है, आकाशवाणी में क्या क्या प्रसारित होता था, तो वो सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो अगर अपन बात करें, आकाशवाणी जो है वो सूचनाएं देती हैं। अब ये सूचनाएं किसी भी फील्ड में हो सकती हैं, राजनीतिक हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा से संबंधित भी कई प्रोग्राम जो हैं वो आकाशवाणी पर आज भी आते हैं। ठीक है, जिसमें कई प्रकार की शिक्षा के बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ मनोरंजन से जुड़े हुए जो हैं प्रोग्राम भी आते हैं। तो जैसे आपके जो हैं कहानियाँ आती हैं इसके ऊपर, ठीक है, कविताएं जो हैं वो सुनाई जाती हैं। इसके अलावा गाने जो हैं वो भी सुनाए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में देश के विभिन्न शहरों में एफएम चैनल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है। वर्तमान में जो है एफएम चैनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, और ये आपका रेडियो का इतिहास है, तो इसको आपको याद रखना है। और अब नेक्स्ट अपन चलते हैं टेलीविज़न की ओर। तो टेलीविज़न के बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। टेलीविज़न या टीवी सूचना प्रसार के और आम आदमी को शिक्षित करने में टेलीविज़न प्रसारण एक अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में जो है उभरा है। तो टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न या टीवी जो है उसने लोगों को बहुत ज़्यादा शिक्षित किया है। ठीक है, और इसका जो प्रसार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली भी है। प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि अगर अपन बात करें रेडियो की तुलना में टीवी की, तो रेडियो जो है वो केवल आपका श्रव्य साधन है। ठीक है, जबकि टीवी जो है वो आपका
दृश्य श्रव्य साधन की श्रेणी में आता है। यानी रेडियो जो है वो केवल आप सुन सकते हो, जबकि टीवी को आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, तो दोनों काम। तो इसलिए टीवी कौन से माध्यम में आता है? श्रव्य दृश्य में आता है। तो ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ रेडियो की तुलना में। इसे 1959 में प्रारंभ किया गया था, तो ठीक है। तो 1965 में जो है टीवी की शुरुआत हुई थी। 1972 के बाद देश के अन्य कई केंद्र जो है वो चालू किए गए, और 1972 के बाद जो है देश में कई अन्य जो है केंद्र है वो चालू कर दिए गए। वर्ष 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से पृथक कर दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई थी। तो 1976 तक जो है आपका जो टीवी है, टीवी ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही जुड़ा हुआ था, यानी ऑल इंडिया रेडियो जो है उसी का ही पार्ट था। लेकिन 1976 में जो है इसको पृथक कर दिया गया और दूरदर्शन, ठीक है, दूरदर्शन या जी जो है के नाम से इसको शुरू किया गया। वर्तमान में टीवी पर अनेक चैनल लोगों को मनोरंजन ज्ञान उपलब्ध करवा रहे हैं एवं दर्शकों को लोकप्रिय हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो जो टीवी है, तो टीवी पर अनेक प्रोग्राम आते हैं, अनेक चैनल्स आते हैं, जिनके ऊपर जो है मनोरंजन से संबंधित जो प्रसारण है वो चलते रहते हैं, ज्ञान से संबंधित जो है प्रसारण है वो चलते रहते हैं, और दर्शकों के बीच में टीवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है लोकप्रिय हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन आकर्षण के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। तो पर्यटन का जो आकर्षण के कारण है वो कौन से हैं, तो उनका वर्णन करना है। पर्यटन आकर्षण के प्रमुख 3 कारक निम्न प्रकार से हैं। तो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो पहला कारण आपका ये है भूदृश्य। तो भूदृश्य पर्यटन आकर्षण का प्रमुख कारण है। अनेक व्यक्ति आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अपनी छुट्टियों को व्यतीत करना पसंद करते हैं, जिनका प्राय अर्थ होता है पर्वत, झील, दर्शनीय समुद्री तट, मनुष्य द्वारा पूरी तरह से अपरिवर्तित भूदृश्य, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो भूदृश्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों को जो है उनकी पसंद के अनुसार, जैसे मान लो प्राकृतिक जो स्थल होते हैं वहाँ पर वो जाते हैं। यहाँ पर जो है इसके उदाहरण में झील हो सकती है, पर्वत हो सकते हैं, या दर्शनीय समुद्र तट हो सकते हैं, या मनुष्य द्वारा अपरिवर्तित कोई भी भूदृश्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है, या प्रकृति से रिलेटेड है, तो ये प्रकृति के ऊपर भूदृश्य जो है वो रहता है। दूसरे कारण की अगर अपन बात करें तो दूसरा कारण आपका है इतिहास कला, इतिहास एवं कला। तो इतिहास और कला जो है वो महत्वपूर्ण होता है। किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है, ठीक है। तो कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनकी इतिहास और कला जो होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। व्यक्ति प्राचीन और सुंदर नगरों एवं पुरातन स्थानों पर जाते हैं, और वही चीज़ जो है व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो इसमें पुराने प्राचीन नगर हो सकते हैं, ठीक है, सुंदर नगर हो सकते हैं, या कोई पूरा जो है स्थल भी हो सकता है, ठीक है, तथा किले, महलों, गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं, ठीक है। और इसका जो है आनंद व्यक्ति उठाते हैं। तो इतिहास और कला जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल अब किसका देंगे, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राजस्थान का। तो राजस्थान में जो व्यक्ति है वो घूमने आते हैं, वो राजस्थान की इतिहास एवं कला से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, और इसीलिए राजस्थान में आते हैं। और राजस्थान में आपको ये किले महल सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लोग जो है आते हैं, तो ये एक इसका कारण होता है। तीसरे कारण की बात करें अपन, तीसरा कारण है संस्कृति और अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो तीसरा कारण आपका संस्कृति और अर्थव्यवस्था है। मानव जातीय और स्थानीय रीति को पसंद करने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मानव जाति और जो स्थानीय रीतियाँ होती हैं उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उनको ये पर्यटन जो है आकर्षित करता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की आवश्यकता को सस्ते दामों पर पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो है ही है, इसके अलावा कहीं पर आप घूमने जाओ और वहाँ पर पैसे कम लगे तो ऐसे में ऐसे स्थान भी जो है काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं और लोकप्रिय बन जाते हैं। वर्तमान समय में घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभर रहा है, ठीक है। और वर्तमान समय में घरों के अंदर रुकना जो है वो एक लाभदायक व्यापार के रूप में उभर रहा है, ठीक है। और इसके उदाहरण जो हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे
गोवा में हेरिटेज होम्स जो हैं वो बने हुए हैं विशेष करके पर्यटकों के लिए, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक में है मेडिकेयर और गुर्ग जो हैं वो बने हुए हैं। तो ये इसके उदाहरण हैं जहाँ पर लोग जो है रुकना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन कारक हैं, इस प्रकार से ये तीन कारक हैं जो आपके हेरिटेज या जो पर्यटन है उस पर्यटन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होता है वो ये है, अंकीय विभाजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो अंकीय विभाजन के ऊपर तो देखिए अपन बात करते हैं अंकीय विभाजन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का जो है वितरण पूरे विश्व में। तो ये बात जो अपन पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लें। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो पिछले जो क्वेश्चन में अपन ने देखी थी वही हैं। ठीक है, तो ये जो है ये रहेगा आपका, और उसके आगे जो है वो मैं आपको, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, बस एक उदाहरण जो है वो आपका है। तो ये उदाहरण जो है आपका वो ये है, इस प्रकार है, भारत अथवा रूस जैसे विकासशील देश में महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी ही जो है उतनी सुविधाएं जो उपलब्ध हैं वो नहीं है। तो इसका एक उदाहरण जो है आपके है। ठीक है, तो एक ये उदाहरण है। ठीक है, बाकी का बस एक उदाहरण अतिरिक्त है, बाकी का जो वो पीछे जो अपन ने क्वेश्चंस किया था ये पूरा का पूरा उसी के आधार पर है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन जो है एक अलग प्रकार से इसलिए मैंने इसको रखा है। ठीक है, और बाकी का जो है इसमें कोई ऐसा है नहीं कि ये क्वेश्चन कोई अलग है, जो आंसर है वो सेम टू सेम जो है उससे मिलता है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, भारत में चिकित्सक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो पहले अपन ने जो क्वेश्चन देखा था, ठीक है, ये भी मोस्ट है, वो था भारत में चिकित्सक पर्यटन, और यहाँ पर है कि और क्या प्रयास किए जाएं और कैसे बेहतर किए जाएं ताकि भारत में ये जो व्यवसाय है वो और ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो इसमें आप देखो भारत में चिकित्सक पर्यटन को बढ़ावा हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। तो कुछ निम्न प्रयास हैं जो हैं वो किए जा सकते हैं जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा पर्यटन को जो है वो बढ़ावा मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें देखिए पहला का है, भारत में चिकित्सक सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से दर्शनीय प्रकृति स्थलों पर बड़े अस्पतालों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो पहला जो आपका है वो ये है कि भारत के अंदर जो है जो चिकित्सक सुविधा है उसका विस्तार किया जाना चाहिए, और जो दर्शनीय जो प्राकृतिक स्थल हैं वहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाने चाहिए, जिससे जो है इसको बढ़ावा मिल सके। दूसरा आपका है, हमारे चिकित्सकों को अत्यंत आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि देश विदेश पर्यटन जो है वो आकर्षित हो सके। तो हमारे जो चिकित्सक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आधुनिक तकनीकों से जो है परीक्षित या जो है उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उनको जो है उन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, जिससे जो है विदेश और देश से दोनों ही जगहों से जो है काफ़ी ज़्यादा पर्यटक हैं वो हमारे भारत की ओर जो है आ सकें। तीसरा है वो ये, हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी हमारी चिकित्सक पर्यटन की सुविधा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो ठीक है, हमारे देश में तो जो है वो प्रसार हो ही रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है हमारे देश के बाहर भी जो है इन सुविधाओं को जो है वो बढ़ाना चाहिए। हमारे जो प्रचार प्रसार है वो होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है कैसी चिकित्सक प्रणाली है। चौथा है, भारत को अपनी चिकित्सक सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयास करने होंगे। ठीक है, तो लगातार भारत जो है अपनी चिकित्सक सुविधाओं की जो गुणवत्ता है उसमें और ज़्यादा वृद्धि करने का प्रयास जो है करने होंगे, कि और ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो उसकी आवश्यकता हमें है। ठीक है, नंबर 5 की ओर अपन बढ़ते हैं। तो नंबर 5 जो आपका है वो है, चिकित्सक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अन्य आधारभूत ढांचों जैसे जल, विद्युत, सड़कें, संचार, परिवहन साधन आदि का जो है विकास एवं विस्तार भी करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है हमारे आधारभूत ढांचा जो है, जैसे जल है, विद्युत है, सड़कें हैं, संचार है और परिवहन आदि के जो साधन है, इन साधनों को और ज़्यादा
विकसित और इनका और ज़्यादा विकास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर का। तो 6 नंबर में क्या है कि हमें चिकित्सकों एवं अन्य सहायक कर्मियों की संख्या में वृद्धि करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या और जो सहायक डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं उनके स्टाफ की वृद्धि भी करनी होगी। विशेष रूप से शल्य कर्मियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि करनी होंगी। और तो शल्य कर्मी है यानी चिकित्सक कर्मी ही होते हैं शल्य कर्मी। ठीक है, ये एक संस्कृत का शब्द है शल्य। ठीक है, तो चिकित्सक कर्मियों की जो है उसकी संख्या में काफ़ी हमें बढ़ानी होगी, जिससे हमारे देश को और ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए कॉलर रंगों के व्यवसाय बताएं। ठीक है, तो नीचे जो है कॉलर दिए हुए हैं और इन कॉलर्स के जो है व्यवसाय आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये व्यवसाय कौन कौन से हैं और कौन से व्यवसाय के लोगों को किस नाम से या किस कॉलर रंग से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो है वो कितने व्यवसाय हैं, 5 व्यवसाय हैं और इन 5 व्यवसायों में काम करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में अपन यहाँ बात करने वाले हैं। तो पहला है लाल कॉलर। तो लाल कॉलर या रेड कॉलर जो होते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में काम करते हैं। तो याद रखना है, रेड कॉलर जो श्रमिक हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में काम करेंगे। वहीं ब्लू कॉलर या नीला कॉलर जो श्रमिक हैं वो द्वितीयक व्यवसाय में काम करते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीयक व्यवसाय आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है धूसर कलर या धूसर कॉलर या फिर आप इसको बोल सकते हो ब्राउन कॉलर। ठीक है, तो ये जो है वो किस में, तृतीयक व्यवसाय में काम करते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। यानी तृतीयक व्यवसाय में जो पुरुष काम करते हैं वो धूसर कॉलर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है गुलाबी कॉलर या पिंक कॉलर। तो ये भी तृतीयक व्यवसाय से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ये केवल स्त्रियों के लिए है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है तृतीयक व्यवसाय के अंदर 2 कॉलर आपके आते हैं, पहला धूसर कॉलर और दूसरा पिंक कॉलर या गुलाबी कॉलर। तो धूसर कॉलर है वो पुरुषों के लिए है। ठीक है, तो धूसर कॉलर जो है आपका वो किसके लिए है, पुरुषों के लिए है। वहीं पिंक कॉलर है वो स्त्रियों के लिए, और ये दोनों ही तृतीयक व्यवसाय से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आपका है वो है श्वेत कॉलर या सफ़ेद कॉलर या वाइट कॉलर। तो ये आपका चतुर्थ व्यवसाय से रिलेटेड है, तो है ना। और 5वां आपका आता है स्वर्ण कॉलर। तो ये आपका पंचम व्यवसाय से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके हैं, आपको सभी ये याद रखने हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसका बेनिफिट लें। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।